नमस्कार प्यारे बच्चों। तो फिर स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर आपने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, और जो है अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई कैसे कैसे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट अप्लाई करते हैं। तो आपको बताया गया था कि जैसे ए और बी आपस में रिएक्ट करता है तो अपन सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बी कर दो, बराबर हो जाता है। फिर आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी हो और अगर ये ए बी सी तीनों आपस में रिएक्ट करते हो तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे। फिर आपको अगला कॉन्सेप्ट बताया गया कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी आपस में रिएक्ट ना कर रहे हो लेकिन सी दोनों से रिएक्ट कर रहा हो, तो फिर उस केस में क्या करते हैं हम कि ए के ग्राम इक्विवेलेंट प्लस बी के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू करते हैं सी के ग्राम इक्विवेलेंट। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया कि एक कंटेनर है, 2 moles each of FeC2O4 and Fe2C2O4 होल थ्राइस, यानी कि एक कंटेनर में 2 मोल्स फेरस ऑक्सिलेट और 2 मोल फेरिक ऑक्सिलेट है। क्लियर? 2 मोल्स फेरस ऑक्सिलेट है, 2 मोल फेरिक ऑक्सिलेट है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ KMnO4 should be added for complete oxidation। समझ में आ रहा है? How many moles of KMnO4 should be added for complete oxidation? अगर ये क्वेश्चन है तो देखिए KMnO4 क्या करेगा। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब KMnO4 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा, अब ये हुआ ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? तो अगर हम ये बात करें कि KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा तो बात जरा समझिएगा कि अगर अपन ये बात करें कि यार KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ऑक्सीडाइज हो सकता होगा उसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप देखिए क्या है कि यहाँ फेरस ऑक्सिलेट, यहाँ Fe है +2 में ऑक्सिलेट है, यहाँ Fe +3 में है ऑक्सिलेट है। तो +2 वाला तो ऑक्सिलेट होगा, +2 वाला तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन +3 वाला कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में। यानी एक प्रकार से ये समझ में आया कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 होंगे वो बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन क्या है? ये हमेशा CO2 में ऑक्सीडाइज होता है, हमेशा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां अगर इसके x मोल मान लें तो इसका n फैक्टर क्या होता है? 5। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5, बेसिक मीडियम में 1, न्यूट्रल मीडियम में 3। लेकिन अगर मीडियम मेंशन ना हो तो हम हमेशा एसिडिक मीडियम मानते हैं और n फैक्टर 5 लेते हैं। क्या कहानी क्लियर? तो x × 5 इक्वल टू, आप देखिएगा Fe+2, Fe+2 कहाँ? यहाँ। तो 2 मोल इसके पूरे के हैं तो Fe+2 के 2 होंगे और उसका n फैक्टर 1 होगा। क्यों? +2 +3 में जाएगा तो n फैक्टर 1 होगा। प्लस अब देखिए यहाँ इस पूरे का 2 है तो इससे ऑक्सिलेट का भी 2 आएगा और यहाँ इस पूरे का 2 है तो ऑक्सिलेट का 6 हो जाएगा। 3 × 2 तो 2 + 6 ये ऑक्सिलेट के मोल हुए। ऑक्सिलेट का n फैक्टर 2 होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सिलेट हमेशा, जो ऑक्सिलेट है वो CO2 में चेंज होता है। तो यहाँ +3 से +4 में तो चेंज आएगा 1 का और C2 है तो 2 का हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा आपका 18। तो x × 5 तो x का वैल्यू आ जाएगा 18/5। यानी KMnO4 के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी? 18/5। क्या कहानी समझ में आ रही है? आसान है, देख लीजिए। कोई डाउट हो तो दोबारा बोल दीजिए। अच्छा, सेम क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा होता कि इसी क्वेश्चन में ऐसे बना दें कि भाई
2 moles each of FeC2O4 and Fe2C2O4 होल थ्राइस होता, और कहता है इसमें कितना मोल्स K2Cr2O7 मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए? K2Cr2O7, जिससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, x मोल अगर K2Cr2O7 मिला दें तो K2Cr2O7 का फैक्टर क्या होता है? 6। तो इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट 2 × 1 प्लस 8 × 2। ये लो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा। क्लियर? कहानी समझ में आ गई? तो ये बेसिकली क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई आपको रिडॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिडॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है। बस अगर अपने को ये समझ में आ जाए कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, हो गया काम। क्या भाई कहानी समझ में आई? देख लीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है भाई कैसे कैसे करना है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, क्लियर? जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है कुछ नहीं कि आप सोचो इसमें कोई बहुत भारी चीज है, तो कोई ऐसी चमत्कार नहीं है इसमें। अगर हम ये बात करें कि टाइट्रेशन क्या है, तो देखिए टाइट्रेशन में क्या होता है, कैसे हम टाइट्रेशन करते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इस तरह का जो सिस्टम है, ये आपने सब, अगर कभी आप लैब गए होंगे तो सब ने आपने ये सिस्टम देखा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है ब्यूरेट। क्या होता है? ब्यूरेट। अच्छा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें। एक होता है ब्यूरेट, एक होता है पिपेट। पिछले बार क्वेश्चन आया था पिपेट से। तो ब्यूरेट क्या होता है और पिपेट क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें कि ब्यूरेट क्या होता है, पिपेट क्या होता है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट इसमें है कि एक इसमें टाइट्रेशन में एक टर्म आएगा, ध्यान सुनिएगा। क्या टर्म आएगा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलारिटी अपने को पता होती है। ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलारिटी अपने को पता होती है उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। और स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमेशा ब्यूरेट में लिया जाता है। ये ब्यूरेट है आपका। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये अपना फ्लास्क रख दिए, क्लियर? इस फ्लास्क में जिसकी भी आपको मोलारिटी, वॉल्यूम, परसेंटेज निकालना है, यानी अननोन सोल्यूशन रखते हैं। और यहाँ ब्यूरेट में, यहाँ पे आप देखे होंगे लैब में कि यहाँ रीडिंग लिखी होती है, क्लियर? तो यहाँ पे अपन ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सोल्यूशन रखते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब होता है जिसकी मोलारिटी अपने को पता है। साथ ही साथ इसमें मिलाते हैं इंडिकेटर। क्या मिलाते हैं? इंडिकेटर। अब ये हुआ कि यार ये इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका क्या पर्पस होता है? इंडिकेटर का पर्पस क्या होता है? एंड पॉइंट लाना। एंड पॉइंट लाने का मतलब क्या है? कलर चेंज करता है। सब लोग लैब में अगर गए होंगे तो होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ एसिड है और ये बेस है, तो इंडिकेटर क्या होता है? हर मीडियम में
इसका डिफरेंट कलर होता है। एसिडिक मीडियम में अलग कलर, बेसिक मीडियम में अलग कलर। अगर हम इसको फिनोफ्थिलीन ले लें तो इतना आइडिया थोड़ा मोड़ा होगा कि फिनोफ्थिलीन का पीएच जो रेंज होता है वो 8 से 10 के बीच में होता है, ठीक है। बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का होता है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। बेसिक मीडियम में पिंक कलर का और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। सो अगर अपन ये बात करें कि यहाँ एक मान लीजिए एसिड है, सपोज ये क्या है, एसिड है। अगर ये एसिड है और ये बेस है, क्लियर, तो एसिडिक मीडियम में ये किस कलर का होगा, कलरलेस होगा। किस कलर का होगा, कलरलेस। अच्छा, अगर ये कलरलेस है, ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, इसमें बेस मिलाते हैं, धीरे धीरे बेस मिलाते हैं, और जब इसका कलर पिंक हो जाता है तो अपने को समझ में आ जाता है कि रिएक्शन हो गई। इसी को बोलते हैं एंड पॉइंट। एग्जैक्टली में जो टाइट्रेशन है उसमें क्या होता है, दो प्रकार के पॉइंट होते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट एक होता है और एक जो है एंड पॉइंट होता है। अब ये हुआ कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिसमें इसके मिली इक्विवेलेंट और इसके मिली इक्विवेलेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों के मिली इक्विवेलेंट एक्जैक्टली इक्वल होंगे, इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर चेंज का कोई लॉजिक नहीं है, कलर चेंज होगा ही नहीं। तो कभी भी अगर आप एक्सपेरिमेंटली इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करोगे तो एक्सपेरिमेंटली इक्विवेलेंस पॉइंट को आप नहीं बता सकते। एक्सपेरिमेंटली केवल क्या पता चलता है अपने को, एंड पॉइंट। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटली तो एक्सपेरिमेंटली अपने को केवल एंड पॉइंट ही पता चलता है। तो एंड पॉइंट का मतलब होता है कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। इसमें क्या होता है, अपने को कलर चेंज मिलता है। तो कलर चेंज से अपने को समझ में आता है कि रिएक्शन हो गई। तो देखो, थ्योरेटिकली इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होते हैं, सेम, लेकिन प्रैक्टिकली एक ड्रॉप का फर्क होता है। क्योंकि जैसे ये न्यूट्रल हुआ उसके बाद आपने एक ड्रॉप बेस की डाली, खट से बेसिक हो गया और कलर चेंज। बट एक ड्रॉप आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लीस्ट काउंट जो है उसका ब्यूरेट का 1 ml है, तो आप निकाल ही नहीं सकते। इसलिए थ्योरेटिकली एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट सेम होते हैं। बट अगर तुमसे कोई पूछे क्या इक्विवेलेंस पॉइंट को एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, तो अपन कहेंगे एक्सपेरिमेंटली हम इक्विवेलेंस पॉइंट को निकाल नहीं सकते। क्या कहानी समझ में आ रही? इक्विवेलेंस पॉइंट को आप एक्सपेरिमेंटली निकाल नहीं सकते। क्लियर है? एंड पॉइंट जैसे ही कलर चेंज होगा आ गया। इसका मतलब देखो, एंड पॉइंट पे क्या होता है, देखो एट इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही चीज है दोनों। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होगा वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। ये लो, समझ में आया? टाइट्रेशन क्या पहले पढ़ाते कि अगर कभी भी दो रिएक्ट करता है दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर, वही तो हो रहा है तुम्हारे सामने। टाइट्रेशन कुछ ऐसा कोई खास नहीं होता। बोले इंडिकेटर का क्या रोल, इंडिकेटर का न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं। देख लो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस आ गया। ये हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हो तो एसिड बेस रिएक्ट किए तो एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया। देख लो, अच्छा बात कर रहे थे पिपेट क्या होता है। ब्यूरेट तो समझ में आ गया। ब्यूरेट में हमेशा स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया जाएगा। पिपेट क्या होता है, पिपेट अगर आपको याद हो, जैसे 25 ml सोल्यूशन लेना है तो नापते कैसे हैं, याद करो, मुंह से खींचते हैं 25 ml, वो होता है पिपेट। मुंह से खींचे और फ्लास्क में डाल दिए, जिससे खींचते हैं अपरेटस से, वो होता है पिपेट। क्लियर? ओके, तो ये हो गया। तो जैसे अपन नाम से बात करें कि भाई एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्लियर हो गया। एसिड का टाइट्रेशन बेस के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इंडिकेटर एंड एट द एंड पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर देंगे, बराबर आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? एसिड बेस टाइट्रेशन और कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? जैसे मान लो क्वेश्चन आया
इसका मतलब क्या होगा, एट द एंड पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए बोलता है 70 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is mixed with 500 ml of water. Clear? The 50 ml of solution is neutralized with 100 ml of 0.05 molar H2SO4 for the H2SO4 in the presence of suitable indicator. Determine the percentage purity of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चेक करें क्वेश्चन, देखो 70 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विथ 500 ml of water. The 50 ml of solution is neutralized with 100 ml 0.05 molar H2SO4 in the presence of suitable indicator. Determine the percentage purity of calcium hydroxide. अब आप बात समझिए, क्वेश्चन समझिए और सॉल्यूशन समझिए क्या हुआ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 70 ग्राम तो सैंपल लिया, 70 ग्राम सैंपल को 500 ml वाटर में मिला दिया, यानी कि 70 ग्राम 500 वाटर में मिक्स हो गया। फिर आपने उससे 100 ml निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 100 ml। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप करो वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml सॉल्यूशन इक्वल टू आएगा 70 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, यानी 70/5 ग्राम सैंपल आया। सैंपल है भाई, प्योर नहीं है, ये आ गया। अच्छा, इसका न्यूट्रलाइजेशन हमने किससे किया? H2SO4 से। यानी कि क्या करिएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो न्यूट्रलाइज होता है वो प्योर होता है, इंप्योरिटी से कोई लेना देना नहीं। इक्वल टू आएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अच्छा, मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? वॉल्यूम कितना है इसका? 100 ml, मोलारिटी है 0.05, एन फैक्टर हो जाएगा 2। चेक करो, तो यहां से आ जाएगा 10 मिली इक्विवेलेंट। ये देखो, चेक कर लो भाई, क्लियर? अच्छा, इसका मतलब कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आया वो तो 10 आ गया मिली इक्विवेलेंट। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना है? 2। तो यहां से आप मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर निकालो, मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू आ जाएगा 10/2 5। सो मोल्स कितना होगा? ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो तो अभी बोल दो। क्लियर? तो वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू आएगा 5 × 10⁻³ इंटू 74। ये देखो, इतना ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया प्योर। अच्छा, सैंपल का वेट कितना था? 70/5। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी? दिमाग लगाओ, परसेंटेज प्योरिटी, इसका मतलब कि 70/5 में इतना ग्राम प्योर है, तो 100 में कितना होगा? तो 5 × 10⁻³ इंटू 74,
दिस डिवाइड बाई 70/5 इंटू 100। ये देखो, चेक कर लो, क्लियर है? कोई डाउट हो तो देख लो। अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। हमने कोई डाटा ऐसे ही लिख दिया, देख लो, तो सॉल्व करके आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या आना चाहिए। तो लगभग जो है ये कैंसिल हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10⁻⁻1, लगभग जो है 2.7-2.8% आएगा। क्लियर है भाई? आंसर निकाल लोगे ना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई? तो ये जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। कहानी क्लियर? देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कहानी समझ में आई? तो आपको समझ में आया कि भाई एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कैसे होता है। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, बैक टाइट्रेशन। अभी वो यार, ये बैक टाइट्रेशन क्या है? नाम ही से क्लियर है, दोबारा। बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई रिएजेंट ए है, ए कोई रिएजेंट है, अननोन रिएजेंट, जिसका हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, जिसका हमारे को परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। अगर अपने को इसका परसेंटेज प्योरिटी निकालना है तो ध्यान सुनो, इसका रिएक्शन किसी बी रिएजेंट से कराइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा, वो भी एक्सेस में हो। यानी इन दिस टाइट, ध्यान सुनिएगा, इन दिस टाइट्रेशन द अननोन वैल्यू ऑफ द रिएजेंट ए इज टाइट्रेटेड विद एक्सेस ऑफ सुटेबल रिएजेंट बी। क्लियर? देख लो। अच्छा, जब इसका इसमें मिलाए तो ए तो पूरा खत्म हो गया होगा, क्या बी बच गया होगा? यानी अगला टाइट्रेशन जो होगा वो यहां क्या हो गया? बी हो गया। और इसका टाइट्रेशन सी से, और सी है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब समझो इसका क्या है? The unknown value of the reagent A is titrated with suitable reagent B excess amount में, and the resulting solution is again titrated with a standard solution of C in the presence of suitable indicator। अब सोचो, इसका मतलब हमारे को किसके मिलीक्यूलेंट पता चलेंगे टाइट्रेशन में? C के। अच्छा, टोटल B कितना मिलाए थे आपको पता है, तो मतलब समझिए, पहले समझ लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, गड़बड़ मत करना। लिख देते हैं, इन दिस टाइट्रेशन द अननोन वैल्यू ऑफ रिएजेंट ए
is titrated with excess amount of suitable reagent B. Suitable reagent B. The resulting solution is again titrated with standard solution of suitable reagent C, and with the help of gram equivalent concept the unknown value of reagent can be calculated. कैसे समझिए, क्या क्या गिवन है आप ध्यान दीजिएगा. टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू एक्स है. ये कौन सा टोटल बी है? जो बी आप एक्सेस में लाए थे. मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी जो है वो वाई है मान लीजिए. अच्छा, जो वाई है ये है क्या? ये किससे रिएक्ट करेगा समझना. बी तो आपने एक्सेस में मिलाया था तो ए तो पूरा खत्म हो गया. जब बी मिलाए तो ए पूरा खत्म, बी बच गया. अच्छा, बचे हुए बी से ही तो सी रिएक्ट कर रहा है. इसका मतलब कि जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी है ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिमेनिंग बी. ये देखिए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिमेनिंग बी, यानी जो सी के मिली इक्विवेलेंट है वो रिमेनिंग बी के बराबर है. क्लियर. अच्छा, टोटल आपने कितना बी मिलाया था? एक्स. तो बचे हुए कितने हैं? वाई. तो अगर एक्स में से वाई हटा दें तो वो मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे जो ए से रिएक्ट किए, यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए जो होगा वो आएगा टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी माइनस रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी, यानी कि x माइनस वाई. अच्छा, जो x माइनस वाई आया ये किसके बराबर होगा ये भी समझो. ये बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए. ये लो, क्या ए का मिली इक्विवेलेंट आ गया? और ए का मिली इक्विवेलेंट आ गया तो सब आ गया, क्योंकि ए का मिली इक्विवेलेंट आ गया तो ए का एन फैक्टर पता होगा तो एन फैक्टर से डिवाइड करिएगा तो ए का मिली मोल आ जाएगा. 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मोल आ जाएगा. बोलो, मोल आ गया. फिर वेट परसेंटेज जो निकालना है निकाल लीजिए. देख लीजिए, ये है बैक टाइट्रेशन. क्लियर. अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन समझिए. 80 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is mixed with 200 ml of water. $50 ml of this solution is titrated with 100 ml of 0.15 molar H2SO4. The resulting solution
the resulting solution is again titrated with 100 ml of 0.1 molar NaOH solution. Determine the percentage purity of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन है बैक टाइट्रेशन का। अभी कैसे बैक टाइट्रेशन का समझिए, आपके पास पहले क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने वाटर मिलाया, वाटर से कुछ ml निकाला, जनरली इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं इसलिए अपन बार बार उस तरह क्वेश्चन करते हैं। फिर उसमें हमने H2SO4 मिलाया। अच्छा, H2SO4 मिलाने के बाद क्या कह रहा है, जब आपने H2SO4 मिलाया तो H2SO4 मिलाने के बाद कह रहा है उसमें फिर हमने क्या मिलाया, NaOH। इसका मतलब कि जितना H2SO4 मिलाए थे वो पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ, बचा होगा, तभी तो बाद में बेस से रिएक्शन कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब बैक टाइट्रेशन हो गया। कहानी क्लियर? देखो, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है इसमें, वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल इन 50 ml, पहले ये निकाल लो कितना है, जिससे हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें वेट पता होना चाहिए। तो 50 ml में कितना होगा, 80 डिवाइड बाई 200 इंटू 50। चेक करो कितना आएगा, चेक करो। क्लियर भाई? तो यहां से 20 ग्राम, यानी अपनी जो रिएक्शन हो रही है ना 20 ग्राम सैंपल से हो रही है, तो हमें 20 ग्राम से मतलब है। क्लियर? अब देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना मिलाए हैं आप, ये मिलाए हैं आप 100 ml 0.15 मोलर, तो 100 इंटू 0.15 इंटू 2 n फैक्टर। क्लियर? तो यहां से कितना आएगा देखो, चेक कर लो भाई। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा 30 मिली इक्विवेलेंट। देखो 30 मिली इक्विवेलेंट है। अब 30 मिली इक्विवेलेंट क्या किया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया होगा, लेकिन बाद में फिर NaOH मिला रहा हो, इसका मतलब कि H2SO4 बचा होगा कुछ। अच्छा, कितना बचा होगा वो कैसे निकालेंगे, देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालोगे तो ये बराबर आएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिमेनिंग। तो दिस इज इक्वल टू कितना है, 100 इंटू 0.1 इंटू 1, 10, यानी 10 मिली इक्विवेलेंट NaOH का यूज हो रहा है। इसका मतलब 10 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 बचा होगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू, टोटल था 30 में से 10 बच गया है, यानी कि 20 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा 20। देख लीजिए। क्लियर? बस अब आंसर आ गया। मिली मोल्स कितना हो जाएगा, ये हो गया 20/2, 10। देखो तो मोल्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -3। वेट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 74। परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये आप देखो कि ये 0.74 ग्राम जो आ रहा है आपको, 0.74 आ रहा है, ये कितने में है, 20 ग्राम सैंपल में, यानी कि 0.74 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। ये देख लीजिए। क्लियर है? देख लो भाई, कहानी समझ में आ रही है? तो 7.4/2 3.7%। देख लो इतनी आएगा ना, 10 और ये आ गया 7.4, हाँ ठीक, 3.7%। क्लियर? ये है बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन।
आपको लोग रहोगे तो बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, जल्दी जल्दी लिखोगे तुरंत हो जाएगा। हम तो डिटेल में एक एक चीज बताई गई है आपको। समझ में आया भाई? बैक टाइट्रेशन, ये है बैक टाइट्रेशन। क्या भाई समझ में आया? बैक टाइट्रेशन क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग बात करते हैं आयोडी एंड आयोडो मेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडी एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसी को कुछ कहीं कहीं आयोडोमेट्री लिखा होता है, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, तो दोनों सेम चीज है। देखिए क्या होता है कि इसमें से एक टाइट्रेशन जो है वो डायरेक्ट टाइट्रेशन है विद I2 के साथ। एक क्या है? डायरेक्ट टाइट्रेशन विद I2, और एक है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विद I2। अभी वो डायरेक्ट टाइट्रेशन विद I2 क्या है और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन विद I2 क्या है? तो देखो समझ में आ गया? तो इसका मतलब आयोडी क्या है? डायरेक्ट टाइट्रेशन विद I2। तो इसमें क्या होता है कि जो अननोन वैल्यू है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से रिएक्ट कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले आयोडी मेट्री टाइट्रेशन, इसमें क्या होता है कि I2 का रिएक्शन ये देखो, तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 का वैल्यू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। बस सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आयोडी आ गया। क्या भाई आयोडी समझ में आया? आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। अब आता है आयोडोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है। तो देखो अगर अपन बात करें कि यार आयोडोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है, सो देखो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में क्या होता है कि इस टाइट्रेशन में जो अननोन वैल्यू है उसको एक्सेस ऑफ KI से रिएक्ट करते हैं। यानी जैसे मान लिए FeCl3 की परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालना है, तो इससे रिएक्शन कराए पहले KI से, वो भी KI एक्सेस में होना चाहिए, जिससे मिलेगा KCl प्लस I2 प्लस FeCl2, यानी ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस। अच्छा, जो I2 लिबरेट हुई, इस I2 का टाइट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, किसी भी सुटेबल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से करा देंगे। लाइक इसका रिएक्शन ये आ गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड था, इसका मतलब इसके मिलीक्युलेंट अपने को पता थे, तो इसके मिलीक्युलेंट बराबर इसके मिलीक्युलेंट। अच्छा, इसके बराबर तो इसके बराबर, इसके बराबर तो इसके बराबर, यानी FeCl3 के एक मिलीक्युलेंट आ गए, और एक बार FeCl3 के मिलीक्युलेंट आ गए तो आंसर तुरंत आ जाएगा। यानी देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl3 का। एक बार FeCl3 के मिली इक्विवेलेंट आ गए, इसका इनफैक्टर 1 होगा, तो इसके मिलीमोल आ गए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका मोल आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करिएगा इसका वेट आ जाएगा, आंसर आ गया। क्लियर? अब इसमें इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है वो अभी आप समझेंगे।
देखिए यहां हमने जो यूज किया है उसको समझो। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे I2 है, I2 आप देखे होगे दो रिएक्शन में यूज हो रहा है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। और हमने क्या किया कि सेकंड रिएक्शन के मिली इक्विवेलेंट निकाल के क्या उसको हमने फर्स्ट के बराबर कर दिया। यानी क्या दोनों में I2 के मिली इक्विवेलेंट हमने बराबर किए हैं। क्या ये सही है? क्या ये हमेशा होगा? नहीं, इसमें तो सही है बट हमेशा होगा इसकी गारंटी नहीं है। अब वो फिर समझो क्या करना है। अगर कोई रिएजेंट एक से ज्यादा रिएक्शन में यूज हो रहा है, इफ अ रिएजेंट इज यूज्ड इन मोर देन वन रिएक्शन, इफ अ रिएजेंट इज यूज्ड in more than one reaction, then milli equivalent of the reagent will be equal in both reaction only when the n factor of the reagent is same in both the reaction. चेक करो। If a reagent is used in more than one reaction, then milli equivalent of the reagent will be equal in both reaction only when the n factor of the reagent is same in both the reaction. मतलब अगर कोई रिएजेंट एक से ज्यादा रिएक्शन में यूज हो रहा है तो दोनों रिएक्शन में मिली इक्विवेलेंट तभी बराबर होंगे जब उस रिएजेंट का n फैक्टर दोनों में सेम हो। जैसे इसमें देखो, इसमें 0 से -1 चेंज आएगा, 1 का I2 है तो n फैक्टर 2 आएगा। चेक करो, यहाँ आप देखो यहाँ 0 है और यहाँ -1 है, यहाँ भी n फैक्टर 2 आएगा। ये देखो, यानी क्या इस केस में I2 का n फैक्टर दोनों में 2 है, इसलिए हमने दोनों बराबर कर दिए। लेकिन ऐसा हमेशा हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए इफ n फैक्टर ऑफ द रिएजेंट is different in different reaction, then millimoles will be equal in both reaction. Millimoles will be equal in both the reaction, not milli equivalent. ये देखो, यानी अगर किसी रिएजेंट का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में डिफरेंट आता है तो हम मिलीमोल्स बराबर करेंगे, मिली इक्विवेलेंट बराबर नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा। अब इसमें कैसे समझा जाए, देखिए, मान लीजिए कि आपके पास FeCl3 है जिसका परसेंटेज प्योरिटी आपको निकालना है। सो इस टाइट्रेशन तो वही आयोडो KIXS और इसका रिएक्शन कराए तो ये मिला आपको FeCl2 KCl और I2। और ये जो I2 बनी इसका रिएक्शन हमने कराया KMnO4 से, जिससे मिला KiO3 और Mn+2। क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो इसके x मिली इक्विवेलेंट आपके पास है, मान लीजिए, निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ 0 है, 0 से यहाँ +5 जा रहा है तो इसका n फैक्टर 10 है। 0 से 5 I2 है 10,
अच्छा इसका n फैक्टर 2 है, इसका मतलब दोनों के मिल इक्विवेलेंट बराबर नहीं होंगे। जनरली लोग क्या करते हैं, इसके निकाले इसके बराबर किए, इसके बराबर किए, इसके बराबर किए, आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। देखो यानी क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन सेकेंड रिएक्शन इक्वल टू x होंगे। क्यों, इसके तो इसके बराबर ही होंगे हमेशा, एक रिएक्शन में तो हमेशा बराबर होंगे। अब इसके x देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन फर्स्ट नॉट इक्वल टू x, इसको मान लीजिए फर्स्ट है और इसको मान लीजिए सेकेंड है। चेक करो, जो इसके x है वो ऊपर वाली के बराबर नहीं होंगे भाई, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना, ठीक। तो इसका मतलब क्या करें, मिलीमोल्स ऑफ I2 इन फर्स्ट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट बाई n फैक्टर। अब क्या होगा, मिलीमोल्स ऑफ I2 इन सेकेंड इक्वल टू x बाई 10 ही होगा। मिलीमोल्स हमेशा बराबर रहेंगे। अब देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन सेकेंड इक्वल टू x बाई 10 इंटू इसका n फैक्टर, यानी इस I2 के मिली इक्विवेलेंट आ गए x बाई 5। अच्छा इसके बराबर, तो इसके बराबर हो गए, यानी दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl3, ये लो। और एक बार मिली इक्विवेलेंट FeCl3 के आ गए तो उसका वेट परसेंटेज जो आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। क्या कहानी समझ में आई? कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर है भाई? देख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। पढ़ना है अपने को, अब क्या पढ़ना है अपने को, परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। इसको निकालने का सेट तरीका है। क्या करते हैं कि आपके पास जो भी सैंपल दिया है ब्लीचिंग पाउडर का COCl2, इसका रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? एसिड के। एसिड के साथ कराते हैं तो सबसे पहले मिलता है सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम प्लस वाटर प्लस Cl2। ये पहला स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए आपने CaOCl2 का रिएक्शन H2SO4 से करा दिया। जब आपने CaOCl2 का रिएक्शन H2SO4 से कराया तो देखिए क्या मिला होगा, CaSO4, इसके बाद मिलेगा आपको वाटर एंड देन Cl2। इसकी जगह आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड, HCl, कोई भी एसिड। क्लियर? अब ये जो Cl2 आपको मिला, इसका हम क्या कराएंगे पता है आपको? आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। कैसे? Cl2 का रिएक्शन कराइएगा KIXS से, जिससे मिलेगा KCl और I2, और इस I2 का टाइट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, ये स्टैंडर्ड है, जिससे NaI Na2S4O6 मिला। सो आप पूरे प्रोसेस समझिए क्या होगा। इसके मिली इक्विवेलेंट अपने को पता होंगे, जब इसके मिली इक्विवेलेंट पता होंगे तो इसके पता होंगे, इसके पता होंगे तो इसके पता होंगे, इसके पता होंगे तो इसके, सब लाइन से चलता जाएगा। अब क्या वही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर एक से ज़्यादा रिएजेंट, एक रिएजेंट एक से ज़्यादा रिएक्शन यूज हो रहा हो, यहाँ यूज हो रहा है, चेक करो। पहला तो आपका I2 ही यूज हो रहा है। देखो आप पहले देखोगे तो पहले तो आपको क्या यूज हो रहा है? I2। अगर आप ये देखो कि I2 यहाँ देखो और यहाँ देखो और Cl2 भी देखो, यानी Cl2 भी दो जगह यूज हो रहा है और I2 भी दो जगह यूज हो रहा है, तो दोनों के n फैक्टर पे नज़र होगी। देखिए इसके मान लीजिए आपको x मिली इक्विवेलेंट पता है। पता कैसे होंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड है, मोलारिटी वॉल्यूम दोनों पता होगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा x मिली इक्विवेलेंट। क्या इसके x मिली इक्विवेलेंट आएंगे?
एक रिएक्शन में हमेशा बराबर। अब देखिए इसका आप n फैक्टर निकालिएगा तो 2 आएगा, क्यों? 0 से -1 चेंज आएगा 1 का, और I2 है तो 2 का, तो n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 2। अच्छा इस ऊपर I2 में देखिए यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, तो 0 से -1 चेंज आएगा 1 का, I2 है तो इसका भी n फैक्टर 2 हो गया। क्या इन दोनों का n फैक्टर 2 है? इसका मतलब अगर x मिली इक्विवेलेंट हैं तो इसके भी x मिली इक्विवेलेंट होंगे। पहले बताओ समझ में आई बात? अच्छा अब वापस आते हैं, अगर इसके x हैं तो इस Cl2 के x मिली इक्विवेलेंट हो गए। एक रिएक्शन में हमेशा बराबर होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यानी इस Cl2 के x मिली इक्विवेलेंट आ गए। क्या अब इस Cl2 के x मिली इक्विवेलेंट होंगे? अब ये समझिए, यानी अपने को इसमें क्या निकालना पड़ेगा? Cl2 का n फैक्टर। यहां पे आप देखो 0 से -1, तो इस Cl2 का जो n फैक्टर है वो 2 है। लेकिन क्या इस Cl2 का n फैक्टर, इस Cl2 का n फैक्टर क्या है? इस Cl2 का n फैक्टर क्या है? बातें समझिए। इसका n फैक्टर है 1। क्यों 1 है? क्योंकि हो क्या रहा है, यहां Cl2 0 में है। देखो रिएक्शन एक समझ लीजिए, ये रिएक्शन है, ये देखिए Cl2 वापस जाएगा तो CaOCl2 में, तो यहां पे जो CaOCl2 है उसका फॉर्मूला ये होता है, पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था, ये देखिए। और ये अगर ब्रेक करता है तो Ca+2 OCl- एंड देन Cl-, यानी इसमें जो दो Cl हैं, एक का -1 है और एक का +1 है, इसका मतलब 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, यानी ये वापस डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन का जो फार्मूला लगाइएगा उससे n फैक्टर 1 आएगा, यानी उसके x मिली इक्विवेलेंट है तो इसके x मिली इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो यहां से आप देखो कि ये जो Cl2 है, ये वाला Cl2, इसके x/2, इसका n फैक्टर 2 है तो x/2 मिलीमोल्स आएंगे। अच्छा x/2 मिलीमोल्स, तो क्या इसके भी x/2 मिलीमोल्स आए? बोलो, अब आप कर सकते हो। x/2 मिलीमोल्स आए, CaOCl2 भी x/2 मिलीमोल्स आ जाएंगे। अपने को तो Cl2 का परसेंटेज निकालना था ना, यहीं से निकाल लो। x/2 मिलीमोल्स आ गए तो देखो मोल्स ऑफ Cl2 क्या जाएगा आपका x/2 इंटू 10⁻³ वेट आ जाएगा x/2 इंटू 10⁻³ इंटू 71। ये देखो क्लियर। परसेंटेज कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वेट ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इंटू 100। ये देखो समझ में आया? तो यहां से परसेंटेज ऑफ Cl2 इन CaOCl2 इक्वल टू x/2 इंटू 10⁻³ इंटू 71 डिवाइडेड बाई W इंटू 100। ये 100 बाई ध्यान रखना, यानी x/2 इंटू 10⁻³ इंटू 71 डिवाइड बाई W इंटू 100। W क्या है? वेट ऑफ CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का वेट। क्या परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन समझ में आया कैसे निकालना है? देख लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है भाई? तो ये जो है परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन, आपको समझ में आया कि परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर में कैसे निकालते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है?
इसमें भी क्वेश्चन आता है। अब अपन बात करते हैं आगे, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। सो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन क्या है? देखिए, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में क्या होता है, हमें इसमें दो प्रकार के इंडिकेटर मेनली पढ़ने होते हैं। एक होता है फिनोफ्थलीन और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर क्या है आपको बता दिया गया था। इंडिकेटर बेसिकली एंड पॉइंट डिटेक्ट करता है। हर इंडिकेटर का एक फिक्स्ड पीएच होता है जिसमें वो अपना कलर चेंज करता है। हर मीडियम में उसका अलग अलग कलर होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। थोड़ा सा इंडिकेटर की बात कर लें, फिर बताते हैं टाइट्रेशन क्या होता है। फिनोफ्थलीन जो होता है, आप समझिएगा कि क्या है फिनोफ्थलीन, कैसे कैसे। इसका पीएच रेंज 8 to 10 होता है। क्या होता है पीएच रेंज? 8 to 10। इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। क्या है? इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये है फिनोफ्थलीन, और ये जो है जब OH माइनस यानी बेस से रिएक्शन करता है तो ये आगे जाता है और H+ से आता है तो ये पीछे आ जाता है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है और ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। जब OH माइनस से रिएक्शन होती है तो ये इसमें चेंज हो जाता है और ये पिंक कलर का होता है और ये बेसिक मीडियम में ऐसा होता है। बेसिक मीडियम में। अब एग्जैक्टली में अगर हम बात करें, देखो पिछले साल जेईई मेन में क्वेश्चन आया था, कलर पूछा था कि कौन से कलर से कौन से कलर जाता है। पिछले साल फिर जेईई मेन में क्वेश्चन आया, उसमें मिथाइल ऑरेंज का रिएक्शन लेके कपलिंग रिएक्शन एरोमेटिक की पूछ लिया। तो पूछता तो है, इंडिकेटर तो पूछ रहा है। अब एग्जैक्टली में आपको क्या होता है कि फिनोफ्थलीन के दो ही कलर पता होते हैं, कलरलेस और पिंक, जबकि इसके और भी कलर होते हैं। अच्छा, अब और कलर कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, इफ पीएच अगर लेस देन इक्वल टू 0, पीएच क्या हो? लेस देन इक्वल टू 0। अब बोले कि लेस देन 0 तो होता ही नहीं पीएच। सही बात है, लेस देन 0 नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर आप पीएच इक्वल टू -log(H+ से निकालें, वहां से निगेटिव आ रहा हो, इसका मतलब ये तभी होगा जब बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। इसका मतलब हुआ ये बात हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। और जब ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है तो देखना किस कलर का होता है, कैसे दिखता है आपको ये इस तरह का होता है। और ये जो है ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर? ये किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। देखो, यानी ये आ गया दूसरा, इफ pH ग्रेटर देन इक्वल टू 12। pH ग्रेटर देन इक्वल टू 12 का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेसिक।
स्ट्रॉन्ग बेसिक। अच्छा, आपको क्या पता है कि बेसिक मीडियम में कलर क्या होता है? पिंक, सबको पता है। लेकिन अगर पीएच का वैल्यू ये हो ग्रेटर देन 12 हो, देखना ध्यान से, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा पहले ये देखो। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका कलर अब कुछ लोग ये कैसे हो गया भाई? होता है, ये कलरलेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कलरलेस जो है दो तरह से होता है, एक एसिडिक मीडियम में भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेसिक में भी होता है। अच्छा, ये हुआ कि यार इसका फिर पीएच क्या होता है? तो इसका पीएच होता है 0 to 8 में। अगर पीएच 0 to 8 है तो ये एग्जिस्ट करता है और कलरलेस होता है। ये पीएच जो होता है ये 8 से लेके 12 तक होता है। ये देखो, अलग अलग पीएच पे फिनोल्फ्थालीन के अलग अलग कलर होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देख लो, कुछ नया मिला? कुछ तो नया मिला ही होगा। देखो, कहानी क्लियर हुई? अब हम लोग अगला इंडिकेटर की बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें, दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। अब वो मिथाइल ऑरेंज क्या है? तो देखिए, ये देखिए NMEME, ये है मिथाइल ऑरेंज और ये है बेसिक मीडियम में, और ये होता है येलो। देखिए, जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो ये चेंज होता है मिथाइल का मतलब CH3, ये देखिए, ये है एसिडिक मीडियम और कलर होता है इसका रेड। ये देखिए, पिछली बार जेईई मेंस में एक क्वेश्चन था कि क्या किया था कि दो ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन लेके मिथाइल ऑरेंज बना लिया था और बोला था कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कहाँ यूज होता है? तो कहाँ यूज होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन में। ये आंसर था उसका। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आया आपको कि भाई ऐसा ऐसा होगा। अब हम लोग जो है, ये तो इंडिकेटर के बारे में बात हो गई। अब ये हुआ कि यार डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन होता कैसे है, क्या उसमें क्राइटेरिया होता है, कैसे टाइट्रेशन होता है? तो देखिए, ये अपन लेते हैं फ्लास्क और इसमें बेस इस तरह के रखते हैं, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, मेनली इस तरह के बेस होते हैं, NaOH, Na2CO3, Na सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, KOH भी हो सकता है। और ऊपर से यहाँ ब्यूरेट से मिलाते हैं आप HCl यानी एसिड, कोई जरूरी नहीं कि HCl, एसिड, और इसमें पड़ा होता है इंडिकेटर। अब कौन सा इंडिकेटर होगा वो अभी बात करते हैं। क्या कहानी समझ में आई? अब देखो, अब ऐसे सोचो
कि अगर ये कहा जाए कि, ध्यान सुनिएगा, अगर अपन ये कहें कि यार इसका कलर, मान लो ये टाइटेशन इसी तरह बना दिया जाए और कहा जाए इसका कलर कहाँ से कहाँ चेंज होगा, तो आपको कहेंगे कि यार ये बेसिक है, पहले बेसिक मीडियम इंडिकेटर पढ़ा है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कहेंगे कि बेसिक मीडियम इंडिकेटर पढ़ा है, इसका मतलब पिंक रहा होगा, ऊपर से एसिड मिला रहे हो, इसका मतलब पिंक से कलरलेस हो जाएगा, जबकि आंसर उल्टा है। पहले क्या था, कलरलेस, बाद में हुआ पिंक। उल्टा कैसे हो गया भाई? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, फिनोफ्थलीन। अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है तो, अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है तो इसका कलर क्या होगा, कलरलेस टू पिंक। ध्यान रखना। अब ध्यान से कैसे होता है, अब इसमें केस बनाना पड़ेगा। केस पहला, फर्स्ट, इफ फिनोफ्थलीन is used as indicator. Clear? If phenolphthalein is used as indicator, अगर आप फिनोफ्थलीन को इंडिकेटर की तरह यूज करते हो तो क्या होगा? तो देखो, सबसे पहली रिएक्शन होगी HCl की NaOH के साथ। क्यों ऐसा? स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पहले रिएक्ट करेगा और NaCl और वाटर बनाएगा, यानी NaOH पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर वापस HCl और डालोगे ब्यूरेट से, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है HCl का, तो Na2CO3 से रिएक्शन करेगा, तो इससे मिल जाएगा ये। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब HCl Na2CO3 से रिएक्ट किया तो NaSCO3 बना और NaCl का फॉर्मेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हुआ क्या कि देखो, जैसे NaSCO3 अभी पड़ा है पहले से और NaSCO3 बन के आ गया, और NaSCO3 होता है एम्फोटेरिक सॉल्ट। क्या होता है? एम्फोटेरिक सॉल्ट। अगर ये एम्फोटेरिक सॉल्ट होता है तो देखो, पहले pH रहा होगा 12 के 13 के आसपास, स्ट्रॉन्ग बेस है, और एम्फोटेरिक सॉल्ट का pH होता है 1/2 pK1 + pK2। तो आप देखिएगा इसका pH लगभग जो है 8-9 के आसपास, 9 के 10 के आसपास आ जाता है। इसका मतलब 8 से 12 वाली कहानी होल्ड कर जाती है और वो पिंक हो जाता है। यानी पहले कलर था, कलरलेस था और पिंक हो गया, तो हमें लगा कि एंड पॉइंट आया, हमने ब्यूरेट से अपना बंद कर दिया। यानी इस केस में याद रखना है कि अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट पे रिएक्शन ऐसा लगेगा कि रुक गई, अब नहीं होगी। क्यों? कलर चेंज हो गया, तो अपने एक्सपेरिमेंट को रोक दिया। यानी इस केस में जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ये बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। NaSCO3 रिएक्ट नहीं किया, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और, यहां Na2CO3 का n फैक्टर 1 होगा। Na2CO3 का n फैक्टर 1 होगा। क्यों? क्योंकि Na2CO3 ने एक ही H लिया है। अगर ये 2 H लेता तो n फैक्टर 2 होता, लेकिन एक ही H लिया है, इसलिए n फैक्टर इसका 1 हुआ। क्या कहानी समझ में आई? इसका मतलब कि यहां पे इसका n फैक्टर 1 लेना है। ध्यान रखना, अगर हम इसको, क्योंकि अपने रटा होता है कि यार Na2CO3 का n फैक्टर 2 होता है, तो इसका तरीका है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। ये देखो, अगर आप इस तरह लिख देते हैं 1/2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, तो आप इसका n फैक्टर 2 ले सकते हैं। n फैक्टर यहां 1 था। क्यों? क्योंकि आप हाफ यूज कर लिए तो n फैक्टर 2 ले सकते हैं। ये एक तरीका है। क्यों? क्योंकि अपन याद रखते हैं कि Na2CO3 ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होता, वो बीच में रुक जाता है NaSCO3 में। तो फिनोफ्थलीन के केस में आप इसको 1/2 मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 लिख दीजिए और n फैक्टर 2 लिख दीजिए। यह है फिनोफ्थलीन के साथ।
कहानी क्लियर हो रही है? पहले बताओ समझ में आ रहा है? अब दूसरा केस क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आप इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज लेते, यानी सेकेंड पॉइंट होगा कि इफ MEOH को मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, ध्यान रखना। इफ MEOH इज यूज्ड एज इंडिकेटर, if MEOH is used as indicator, अगर मान लीजिए MEOH को इंडिकेटर की तरह हम लेते तो क्या होता? देखिए, HCl का रिएक्शन NaOH से होता, NaCl वाटर बनता, यानी NaOH पूरी तरह से खत्म हो जाता। 2HCl Na2CO3 रिएक्ट करता, 2NaCl वाटर CO2 बनता। इसका मतलब Na2CO3 पूरी तरह से खत्म हो जाता। तीसरी रिएक्शन होती HCl की रिएक्शन NaHCO3 से होती, जिससे मिलता NaCl वाटर CO2। इसका मतलब ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाता। इसका मतलब हुआ कि इस केस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl होगा वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। और क्योंकि पूरा रिएक्ट कर रहा है तो इसमें बेहिचक इसका एन फैक्टर आप 2 ले सकते हैं। इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है कि ये रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, MEOH के साथ सारा रिएक्ट करेगा। देख लीजिए, दो एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए। दो एक्सपेरिमेंट का मतलब एक बार आपने बिगिनिंग से फिनोल्फथलीन इंडिकेटर लिया और दूसरे में आपने बिगिनिंग से मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया। अब जो तीसरा केस बनता है वो और इंटरेस्टिंग है, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है समझो कि आपके पास NaOH, Na2CO3, NaSCO3 सब पड़ा था। पहले हमने उसमें फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला, ऊपर से HCl डाला, टाइट्रेट किया, NaOH पूरी तरह खत्म हो गया, Na2CO3 NaSCO3 में रुक गया और एंड पॉइंट आ गया। यानी आपके पास मिक्सचर में क्या क्या है? NaSCO3। कौन सा? 2 प्रकार का। एक जो पहले से पड़ा था वो तो पड़ा ही था, और जो Na2CO3 NaHCO3 में बन के आया वो भी पड़ा हुआ है। यहाँ तक एंड पॉइंट आ चुका है। अब अपन क्या करते हैं कि उस बीकर में MEOH मिलाते हैं और फिर से टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। यानी कि थर्ड केस ये है कि इफ MEOH इज एडेड, if MEOH is added after the first end point obtained from HPH। HPH मतलब फिनोल्फथलीन, यानी फिनोल्फथलीन के साथ फर्स्ट एंड पॉइंट आने के बाद MEOH मिला के फिर से टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। यानी क्या जब फिनोल्फथलीन अपन मिला चुके हैं, टाइट्रेशन कर चुके हैं, तो इसमें जो है NaHCO3 एक तो ओरिजिनल पड़ा है जो पहले से अपन ने डाला था, प्लस NaHCO3 प्रोड्यूस्ड होगा। जो प्रोड्यूस्ड कौन सा है? जो Na2CO3 कन्वर्ट हुआ है। अब इसमें आपने HCl फिर से डालना स्टार्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ MEOH इंडिकेटर। तो क्या रिएक्शन होगी समझो, जो HCl है वो NaHCO3 से रिएक्ट करेगा और बना देगा NaCl वाटर CO2। यानी इस केस में जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl है वो पता क्या होगा? बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ओरिजिनल
प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड। देखिए, यानी NaHCO3 जो पहले से पड़ा था और प्लस मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 जो बन के आया। अच्छा, बन के कितना आया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ओरिजिनल प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड कितना होगा, जितना पहले केस में फिनोल्फथालीन वाले केस में Na2CO3 रिएक्ट किया होगा, क्या उतना ही तो NaHCO3 बन के आया होगा। अच्छा, रिएक्ट कितना किया था याद करो, तरीका बताए थे, याद आ रहा है? ये देखिए, ये है पूरी थ्योरी डबल इंडिकेटर टाइटेशन की, बट थ्योरी से कुछ नहीं होता। थ्योरी से आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं। देखते हैं, वो करते हैं, कुछ नोट कर लीजिए। पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अब जरा बात समझिए, करना क्या है कि आप क्वेश्चन समझिए। बस देखो, थ्योरी का क्या याद रखना है कि अगर आप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लेते हैं तो NaOH या KOH जो स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह खत्म, Na2CO3 NaHCO3 पे रुक जाता है, उसके बाद रिएक्शन नहीं करता। और NaHCO3 अगर पड़ा है तो फिर कोई रिएक्शन नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। अगर आप मिथाइल ऑरेंज लेते हो, सबको रिएक्ट कर देता, सब खत्म। समझ में आ गया? बस दो ही चीजें याद करनी है। सो अगर क्वेश्चन आया (25 ml solution contains NaOH and Na2CO3, clear? Full stop. The solution is titrated with 19.5 ml of 1 normal HCl using phenolphthalein indicator. ये देखो, current 25 ml solution contains NaOH and Na2CO3. The solution is titrated with 19.5 ml 1 normal HCl using phenolphthalein indicator. क्लियर है? फुल स्टॉप. The same starting solution is titrated with 25 ml 1 normal HCl using MEOH indicator. समझिएगा. determine the weight of NaOH and Na2CO3 in ग्राम पर लीटर. ये देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिए. Correct. 25 ml solution contains NaOH and Na2CO3. The solution is titrated with 19.5 ml of 1 normal HCl using phenolphthalein indicator.
द सेम स्टार्टिंग सोल्यूशन, सेम स्टार्टिंग सोल्यूशन मतलब 25 ml is titrated with 25 ml 1 normal HCl using MEOH indicator methyl orange, determine this। देखिए सोल्यूशन, पहला केस HPH के साथ, HPH मतलब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ जब आप HCl मिलाए होगे तो हुआ क्या होगा पहले समझो। जब HCl मिलाए NaOH को पूरी तरह खत्म कर देगा, और जो Na2CO3 है, याद करो फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में क्या होता है, Na2CO3 NaHCO3 में रुक जाता है। यानी इस केस में अगर ये लिखना आपको आ गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस 1/2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ये देखो, अगर आपको ये लिखना आ गया ना तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए। अच्छा, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपके पास सोल्यूशन में क्या है भाई, आपके पास है NaOH एंड Na2CO3 दो हैं, तो इसका क्या कर लीजिए, A मिली इक्विवेलेंट मान लीजिए, इसका B मिली इक्विवेलेंट मान लीजिए, बहुत आसान हो जाता है। सो यहां से आप देखो 19.5 ml 1 इक्वल टू आप लिखिएगा A प्लस B/2, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी ये देखो। सेकेंड कब, जब MEOH के साथ रिएक्शन हुई। अच्छा, MEOH के साथ बीच में नहीं डाले, स्टार्टिंग का फिल लेके MEOH से टाइट्रेट की हो। यानी इस केस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ जो HCl होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, और ये होगा 25 × 1, यहाँ होगा A प्लस B। चेक करो। सेकेंड, दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से 19.5 है ना, तो कितना आ जाएगा 5.5 इक्वल टू B/2। चेक करो, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दिए, तो यहाँ से B का वैल्यू 11 आ जाएगा, और यहाँ अगर B का वैल्यू 11 रख देंगे तो A का वैल्यू 14 आ जाएगा। यानी आपको पता क्या करना है, हर क्वेश्चन में इस तरह A B मानो और हर क्वेश्चन में A और B निकाल लो, और जब आप A और B निकाल लोगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा जिसका आंसर निकालना बहुत आसान होगा। सो A और B निकालने के बाद की कहानी समझते हैं कि A और B निकाले तो फिर क्या करेंगे। अगर आपने A और B निकाल लिया तो देखिए A क्या था, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो यहां से क्या आ गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH का वैल्यू आ गया 11 मिली इक्विवेलेंट। NaOH का इनफैक्टर 1 है तो मिली मोल्स आ जाएगा 11/1, तो मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा 11 × 10⁻³ सो वेट ऑफ NaOH आ जाएगा 11 × 10⁻³ × 40। सो ये, लेकिन ये जो NaOH का वेट आया ये बिगिनिंग के सोल्यूशन 25 ml में आया और क्वेश्चन में पूछा था ग्राम पर लीटर, तो यानी क्या निकालिएगा, वेट ऑफ NaOH इन 1 लीटर सोल्यूशन इक्वल टू क्या लिखिएगा पता है, 11 × 10⁻³ × 40, दिस डिवाइड बाई 25 इंटू, ये देखिए निकाल लीजिएगा। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे तो इसमें वेट आ जाएगा। इसी तरह देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू है 14। शिट, B का वैल्यू गड़बड़ हो गया, क्योंकि NaOH का हमने A माना था ना, तो NaOH का तो 14 था, तो 11 की जगह क्या लिखना है
14, ठीक है, कोई सॉल्व नहीं किया इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। ये लो, ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 11। चेक करो भाई, B का वैल्यू कितना है Na2CO3 का 11। क्लियर। सो मिलीमोल्स ये आ जाएगा 11/2। ध्यान रखना भाई 2 क्यों, Na2CO3 का फैक्टर 2 लेना है क्योंकि हम 1/2 का फैक्टर यूज किए थे। तो मोल्स आएंगे 11/2 इंटू 10⁻³ तो वेट आएगा 11/2 इंटू 10⁻³ इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 106। सो वेट ऑफ Na2CO3 पर लीटर निकालना है। तो ये कैसे निकालिएगा, ये जो वेट आया है ना ये 25 ml में है, तो 11/2 इंटू 10⁻³ इंटू 106/25 इंटू 1000 ग्राम। समझ में आया? देख लीजिए, इस तरह जो है डबल इंडिकेटर का क्वेश्चन होगा। यानी अगर आपको डबल इंडिकेटर ए और बी मान के पूरी 3 इक्वेशन बनाना आती है तो बहुत आसान सा हो जाता है। नोट कर लीजिए। क्लियर? क्लियर है भाई? देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि भाई कैसे कैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अब अगर आगे बात करें कि भाई और क्या हो सकता है, तो देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। $25 ml solution contains Na2CO3 and NaOH। वही क्वेश्चन नहीं, दूसरा टाइप है। देखो, the solution is titrated with 25 ml 1 molar HCl using HPH indicator। HPH मतलब फिनोफ्थलीन। देखो आप समझना, ये टाइट्रेशन किया, मिला दिया, ऐसा हो गया। क्लियर है भाई? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का ना? अब देखो एक बात समझो, अब कह रहा है MEOH is added and solution requires 15 ml of same acid, 15 ml of same acid for the end point। Determine weight of Na2CO3 and NaOH। चेक करो अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है ये समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क सोचेंगे ना, तो फर्क क्या है?
फर्क यह है कि उसमें हमने पहले फिनोल्फथालीन से टाइट्रेशन किया, फिर पूरा टाइट्रेशन MUH से रिपीट किया। यहाँ पे क्या है, पहले फिनोल्फथालीन से टाइट किया, जो सोल्यूशन आया उसी में MUH मिला दिए, यानी ये केस थर्ड का क्वेश्चन है, देख लीजिए। सो सबसे पहले आप क्या करो, Na2CO3 NaOH आपके पास है, इसका मानिए A मिली इक्विवेलेंट, इसका मानिए B मिली इक्विवेलेंट, जो आपको हमने सिखाया। अब जब HCl के पहला केस क्या है, फिनोल्फथालीन के साथ जब टाइट्रेशन हुआ तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या लिखिएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ये देखो, यानी इस केस में आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 25 × 1 HCl का और इक्वल टू NaOH का कितना माने हैं भाई, B प्लस A/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आपने इसमें MeOH इज एडेड, जब MeOH को मिला दिया तो देखो पहले ही टाइट्रेशन में NaOH तो पूरी तरह खत्म हो गया है, और जो Na2CO3 है वो चेंज हो गया है NaHCO3 में। तो जब आप MeOH मिलाओगे और ऊपर से HCl मिलाओगे तो जो HCl है वो किससे रिएक्शन करेगा, NaHCO3 से, यानी ये रिएक्शन अब ये वाली होगी। ये देखिए, ये रिएक्शन होने वाली है, यानी इस केस में जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl है ना वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 क्या प्रोड्यूस्ड, क्योंकि था नहीं, बन के आया है। अच्छा, बन के कितना आया है, जितना Na2CO3 पहले केस में रिएक्ट किया होगा उतना ही तो बन के आया था। और ये कितना रिएक्ट किया था पहले केस में, याद करो, ये कितना है 15 × 1, और ये कितना है Na2CO3 का क्या माने थे अपन, A/2, चेक करो, तो A का वैल्यू 30 आ गया, A का वैल्यू देखो 30 आ गया, और पहली क्वेश्चन में अगर रख दोगे A/2 15 तो B का वैल्यू 10 आ गया। क्या A और B आ गया, अब खत्म हो गया, वेट निकालना है, पर लीटर भी नहीं निकालना है, तो डायरेक्ट वेट पूछा है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ बता देते हैं। सो वेट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू, देखो मिली इक्विवेलेंट कितना माने थे, A/2 इसका मिलीमोल हो जाएगा, इंटू 10⁻³ इसका क्या हो जाएगा, मोल, इंटू इसका मोलिकुलर वेट 106। A का वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह वेट ऑफ NaOH जो होगा वो आ जाएगा B/1, 1 उसका इनफैक्टर, मिली मोल्स इंटू 10⁻³ मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट 40 वेट। क्या A और B का वैल्यू तो रखना है, रख दो, आंसर आ गया। बताओ भाई, समझ में आया? तो ये है टाइट्रेशन, बहुत कुछ है नहीं भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जिससे रिएक्ट कर रहा है बराबर करते चलो, आंसर आता जाता है। क्या भाई क्लियर? देख लो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।